हेलो एवरीवन, मेरा नाम रिया है और आज हम क्लास 12 ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। एंड हम सारे मैप क्वेश्चन कवर कर चुके हैं जो लास्ट ईयर आए थे, प्रीवियस ईयर आए थे। इस वीडियो में हम सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन कवर करेंगे और हमारे जो प्रीवियस वीडियोस में हम 1 मार्क वाले कवर कर चुके हैं। एंड मैप के क्वेश्चंस भी, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, सबके क्वेश्चंस अवेलेबल है, उन सबकी वीडियो बन चुकी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। सो अब सेक्शन सी स्टार्ट हो चुका है जिसमें सिर्फ 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और जो आपकी स्क्रीन पे आंसर्स आते हैं वो जस्ट एक आइडिया है और ये पूरा आंसर नहीं है। आंसर थोड़ा और बड़ा होगा 5 मार्क्स वाले में। ये सिर्फ मैं 5 पॉइंट्स दूंगी लेकिन आपको इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जैसे कि पहला बता देती हूँ कि इसमें बोला हुआ है डिफाइन द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। सो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें पता है, द रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ लैंड। इसके हमें फॉर्मूला लिखना है, चाहे वो बोले या ना बोले हमें लिखना पड़ेगा। फिर बोला हुआ है elaborate any 4 geographical factor that influence distribution of population in the world। कि भाई पॉपुलेशन ऐसा होता है ना, जैसे ये वर्ल्ड है तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज़्यादा है। सो ऐसा क्यों है, इसके 4 रीज़न बताओ। सो ये 4 रीज़न आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं लेकिन आपको इन चारों को डिफाइन करना पड़ेगा। मैं जस्ट हेडिंग्स दे रही हूँ आपको। सो पहला अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। लैंड फॉर्म्स, क्लाइमेट कैसा है कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, जहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी होगी वहाँ पे कम पॉपुलेशन देखने को मिलेगी। एंड देन है सॉइल, मिट्टी कैसी है। अगर मिट्टी बहुत उपजाऊ है तो वहाँ पे एग्रीकल्चर, खेती बाड़ी अच्छी होती है, इसलिए वहाँ पे भी ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पेस्टोरल नोमैडिज्म। और ये पॉइंट्स जो हैं इनको अच्छे से एक्सप्लेन करना है। मैं बार बार बोल रही हूँ, सिर्फ यही मत लिख कर आ जाना पेपर में। सबसे पहले तो इसको बताना पड़ेगा कि ये है क्या। तो ये बेसिकली आपने देखा होगा कि जब लोग बाग एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं अपनी भेड़ बकरियों के साथ, इसको कहते हैं नोमैडिक हर्डिंग। सो इसके 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। सबसे पहला तो ये है कि ये प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, यानी कि बहुत पुरानी एक्टिविटी है और सबसे बेसिक एक्टिविटी है ये। देन नेक्स्ट है कि जो हर्डर्स होते हैं, यानी कि जो लोग अपने जानवरों को लेके जाते हैं उन्हें हर्डर्स कहते हैं। वो अपना पूरा जो लाइफ है वो एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, ट्रांसपोर्ट, इन सब ये सब उन्हें एनिमल्स ही देते हैं, यानी कि खाना, ये सब चीज़ें उन्हें एनिमल्स से ही मिलता है। देन नेक्स्ट पॉइंट है कि दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। जैसे मैंने पहले बताया, जैसे आपने देखा ही होगा, मैं फ़ोटो में भी दिखा देती हूँ कि जैसे ये फ़ोटो आ रही है। सो यहाँ पे है ना, ये लोग अपने एनिमल्स के साथ एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते रहते हैं, कभी एक जगह नहीं टिकते। सो दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद देयर लाइफ स्टॉक मतलब एनिमल्स, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ पास्चर एंड वाटर। देन पॉइंट है नोमैडिक कम्युनिटी ऑक्यूपाइज अ वेल आइडेंटिफाइड टेरिटरी। यहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनकी अच्छी खासी वेराइटी होती है इनके पास। एंड नंबर ऑफ पेस्टोरल नोमैड हैव बिन डिक्रीजिंग। इनकी जो अब, क्योंकि क्या है ना, डेवलपमेंट हो रही है तो इसलिए अब कोई भी इंसान जल्दी से अपनी जगह छोड़ के क्यों जाएगा। सो अब ये लोग सेटल हो रहे हैं तो इनकी जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। देन क्वेश्चन नंबर 16 है 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं हाई टेक इंडस्ट्री के। सो सबसे पहले तो ये लेटेस्ट जनरेशन है किसी भी मैन्युफैक्चर इंडस्ट्रीज़ के लिए। एंड ये इंडस्ट्री बेस होती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में। यहाँ पे जो लोग काम करते हैं दे आर हाईली स्किल्ड एंड दे आर वेरी प्रोफेशनल। एंड यहाँ पे आपको रोबोटिक्स एंड कंप्यूटर एडेड डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। दीज इंडस्ट्रीज आर वेरी स्पेशलाइज्ड एंड दे आर जर्नली रीजनली कंसनट्रेटेड। सो 5 पॉइंट्स बताने हैं। इम्पोर्टेंस ऑफ पाइपलाइंस। तो पाइपलाइंस एक ऐसी चीज़ है जिससे हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं कोई भी लिक्विड चीज़, कोई भी गैस वाली चीज़, ठीक है ना। एंड इट इज़ यूज टू ट्रांसपोर्ट लिक्विफाइड कोल। न्यूजीलैंड में पाइपलाइन से मिल्क तक ट्रांसपोर्ट होता है फ्रॉम फार्म्स टू फैक्ट्री, यानी कि फार्म से वहाँ से जो फैक्ट्रीज तक दूध कैसे जाता है, पाइपलाइंस के थ्रू। 17% ऑफ ऑल फ्राइट per ton kilometer is carried through pipeline in USA. Pipelines are used to connect oil well to refineries and to port or domestic markets.
अब क्वेश्चन नंबर 18 है इरेक्टिक मानसून। इरेक्टेड मतलब इरेगुलर, कि भाई कभी बारिश हो रही है, कभी कुछ हो रही है, कभी नहीं हो रही है, कभी बहुत ज़्यादा हो रही है। एंड लो प्रोडक्टिविटी यानी कि फसलें कम होती हैं। सो ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है इंडिया की एग्रीकल्चर की। सब्सटेंशिएट द स्टेटमेंट, अब इस स्टेटमेंट के बारे में बताना है। सो इरेक्टिक मानसून के बारे में तो हम ये कहेंगे कि भाई इरिगेशन जो है, इरिगेशन सिस्टम जो है वो इंडिया में सिर्फ 33% लैंड ही है जो इरिगेशन के थ्रू कवर किया जाता है। एंड पुअर परफॉर्मेंस ऑफ साउथ वेस्ट मानसून अफेक्ट द सप्लाई ऑफ कैनाल वाटर। देन जो रेनफॉल होती है राजस्थान में वो बिल्कुल बहुत ही कम होती है एंड वहाँ पे बहुत ज़्यादा ड्रॉट प्रोन एरिया भी है। फिर है कि द एरिया रिसीविंग हायर एनुअल रेनफॉल, तो जो और कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पे बहुत अच्छी खासी बारिश होती है लेकिन वहाँ पे भी फ्लड वगैरह की वजह से जो जितनी भी खेती होती है वो बेकार हो जाती है। ड्रॉट जो है एक बहुत ही कॉमन रीज़न है लो रेनफॉल का, और लो रेनफॉल की वजह से ड्रॉट आ जाता है। ड्रॉट मतलब कि अकाल पड़ जाता है, सूखा पड़ जाता है। एंड काफ़ी बुरी तरीके से फ्लड्स भी देखा गया है रिसेंटली, जैसे महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान में। सो ये सारे बता रखे हैं कि इरेक्टिक मानसून की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं इंडिया में। देन है लो प्रोडक्टिविटी। सो यहाँ पे जो फील्ड प्रोडक्टिविटी है क्रॉप्स की वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ जैसे कि यूएसए, जापान, रशिया। और यहाँ पे जो लेबर प्रोडक्टिविटी है वो भी बहुत कम है। द प्रोडक्टिविटी इन रेनफेड एरिया, रेनफेड एरिया वो एरियाज़ होते हैं जो जहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल बारिश पे डिपेंड होता है, वो बहुत कम है एज़ कम्पेयर टू इरीगेटेड एरिया। देन क्वेश्चन नंबर 19 है एक्सप्लेन करना एग्जांपल्स के साथ वो फैक्टर्स दैट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ हुगली इंडस्ट्रियल रीजन। सो सबसे पहले तो हुगली रिवर जो है उससे बहुत ही सस्ता ट्रांसपोर्ट हो सकता है। इट प्रोवाइड चीप ट्रांसपोर्ट। कोलकाता एंड हल्दिया पोर्ट्स फैसिलिटेट एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट। इन दो पोर्ट्स से क्या होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब सामान को अंदर बाहर कर सकता है कंट्री के, मतलब कंट्री के हम बाहर भी ले जा सकते हैं और बाहर की कंट्रीज़ का सामान भी हम इजीली ले लेते हैं। पावर अवेलेबल फ्रॉम दामोदर वैली एंड कोल फील्ड फ्रॉम छोटा नागपुर रीजन। अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल लाइक जूट फ्रॉम नियर बाय एरियाज। Cheap labor available from thickly populated part of Bihar and eastern Uttar Pradesh and Odisha. Kolkata was well connected with interior parts of railway lines and road routes, क्योंकि अगर कोलकाता जैसे यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे कोलकाता है, सो यहाँ पे बाहर से आ जाते हैं एंड देन कोलकाता बहुत अच्छे से उसकी जो रोड्स है वो कनेक्ट है बाकी स्टेट से, तो बाकी स्टेट्स में चला जाता है जो भी सामान बाहर से आता है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि कॉटन टेक्सटाइल, जूट टेक्सटाइल, पेपर टेक्सटाइल, ये सब। देन ये लास्ट क्वेश्चन है क्योंकि उसके बाद मैप शुरू हो जाएगा। सो इंडिया हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट नेटवर्क ऑफ रोड्स इन वर्ल्ड। हमें इसको बताना है कैसे। सो कुछ पॉइंट्स हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं क्योंकि ये फैक्ट्स आपको याद ही करने पड़ेंगे कि उसकी जो टोटल लेंथ है इट इज़ 42 लाख किलोमीटर। Road concentrated in and around urban areas, rural and remote areas. Concentration of golden quadrilateral and north, south, east, west corridors. Many super expressway have been built. अब हम पढ़ेंगे 2018 का क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन नंबर 14 से यहाँ पे 5 मार्क्स के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे, जिसमें से 1 मार्क का बोला हुआ है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन हमें डिफ़ाइन करना है। 1 मार्क का है, फिर भी हम ज़बरदस्ती इसमें फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला इज़ वेरी नेसेसरी। एंड देन बोला हुआ है कि 4 जोग्राफिकल फैक्टर्स बताने हैं जो इफ़ेक्ट करता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इन दी वर्ल्ड, एग्जाम्पल्स के साथ। आपकी स्क्रीन पे जो आंसर्स आ रहा है ये सिर्फ हेडिंग है, आपको इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है क्योंकि 4 मार्क्स का है, इस वजह से। 1 मार्क का तो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है और 4 मार्क्स के पॉइंट्स हैं, तो इसको अच्छे से एक्सप्लेन करना। पॉपुलेशन बाय एरिया एंड देन इसके जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं। सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, कि कहीं कहीं पे पानी ज़्यादा होता है, कहीं कहीं पे पानी कम होता है, तो जहाँ पे पानी ज़्यादा अवेलेबल है, जहाँ पे पानी ज़्यादा ईजिली अवेलेबल है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है लैंड फॉर्म्स, तो जो प्लेन ज़मीनें होती हैं एज़ कम्पेयर टू हिली एरियाज़ वहाँ पे ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलती है, जैसे कि
दिल्ली, यूपी, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन देखने को ज़्यादा मिलेगी। और जो हिली एरियाज़ हैं, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आपको पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। देन नेक्स्ट है क्लाइमेट। सो क्लाइमेट का ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बहुत एक्सट्रीम गर्मी हो या एक्सट्रीम बहुत ज़्यादा ठंड हो, सो वहाँ पे भी डेफिनेटली पॉपुलेशन कम होती है। और जहाँ पे अच्छा मॉडरेट क्लाइमेट होता है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। देन है सॉइल। सो सॉइल जो फर्टाइल होती है, जिसमें एग्रीकल्चर अच्छा खासा हो जाता है, वहाँ पे पॉपुलेशन अच्छी देखने को मिलेगी। और जैसे सॉइल राजस्थान वगैरह है, सो वहाँ पे पॉपुलेशन कम देखने को मिलती है। देन क्वेश्चन नंबर 5 है गैदरिंग एंड हंटिंग। गैदरिंग मतलब कलेक्शन करना, हंटिंग मतलब एनिमल्स को हंट करना। ये दोनों ही प्रिमिटिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं, बहुत पुरानी टाइम से चलती हुई आ रही हैं फॉर द सबसिस्टेंस ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। बट इन मॉडर्न टाइम्स गैदरिंग इज़ मार्केट ओरिएंटेड एंड हैज़ बिकम कमर्शियल। लेकिन अब गैदरिंग जो है वो पहले के टाइम पे होता था, गैदरिंग होती थी, लोग अपने फैमिली के लिए करते थे, मतलब सिर्फ 4 जने हैं जैसे घर में, तो वो उनके लिए जितना हो पाए खाना इकट्ठा करते थे एंड देन उनका हो जाता था काम। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, ये गैदरिंग जो है कमर्शियल एक्टिविटी हो चुकी है। तो सबसे पहले तो हमें गैदरिंग एक्टिविटी को डिफ़ाइन करना है, चाहे इसमें बोला हो नहीं बोला हो। मैं आपको डायरेक्ट आंसर दिखा रही हूँ और मैं ये मान के चल रही हूँ कि आपने जो मेरी बाकी वीडियोज़ हैं या किसी की भी बाकी वीडियोज़ हैं, मतलब आपको पता है कि ये चैप्टर में है क्या, वो देख रखी हैं या फिर आपने स्कूल में अच्छे समझा हुआ है, NCERT अच्छे से पढ़ रखी है। सो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता रही हूँ, ठीक है। गैदरर्स जो होते हैं वो कलेक्ट करते हैं वैल्यूएबल प्लांट्स हो गए, लीव्स, बार्क, मेडिसिनल हर्ब्स, डिफरेंट यूज़ के लिए, और फिर उसे मार्केट में सेल कर देते हैं। जो बार्क होता है इट इज़ यूज फॉर मेकिंग क्विनिन, टेनिन, और लीव्स जो होती हैं वो यूज़ होती हैं बेवरेज, ड्रग्स, कॉस्मेटिक्स, फाइबर, फैब्रिक, ये सब बनाने के लिए। मतलब ये चीज़ें बता रहे कि क्या क्या चीज़ें कौन कौन सी जगह यूज़ में आती है। ईडेबल नट्स होते हैं और उनके ऑयल जो होते हैं वो भी कलेक्ट होते हैं। ट्री ट्रंक्स फॉर लेटेक्स, बैलेटा गम एंड रेजिन आर यूज एज रॉ मटेरियल इन वेरियस इंडस्ट्रीज। देन जो क्वेश्चन नंबर 16 है उसमें एक हमें मैप दे रखा है और उसके ऊपर बेस क्वेश्चन है। सो ये मैप जो है ये सुएज कैनाल का है, ठीक है। एंड क्वेश्चन बोला हुआ है कि कौन सी कंट्री है, तो आपको पता होना चाहिए कि सुएज कैनाल, ये मैप देख के ही पता होना चाहिए कि कौन सी कंट्री पर है। सो वो है इजिप्ट। एंड नेम द सीज कनेक्टेड बाय दिस कैनाल। सो यहाँ पे हमें देख के बताना है कौन कौन सी सी है जो इस मैप से कनेक्टेड है, और इसमें ऐसा कुछ क्लियरली नहीं बताया हुआ है। सो पूरे मैप में कहीं पे भी आंसर नहीं है। इसका मतलब मैप पे डिपेंड मत रहना कि भाई फ़ोटो दे दी है 5 मार्क्स में है तो वो खेलेंगे तो है नहीं कि तुम्हें इतना आसान तो देंगे नहीं। तो इसमें कहीं पे भी आंसर नहीं है, बट इसका आंसर है मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी। ये 2 सी हैं जिससे कनेक्ट होती है ये कैनाल, ठीक है। तो इसको याद करके रखना पड़ेगा, ऐसा सोच के मत जाना कि भाई वो आंसर देंगे, इतना ईजी नहीं देने वाले हैं। देन नेक्स्ट है वाई दिस कैनाल कंसिडर अ गेटवे ऑफ यूरोप टू द इंडियन ओशन। सो इसके लिए इसको गेटवे क्यों कहा जाता है, गेटवे ऑफ यूरोप टू द इंडियन ओशन। सबसे पहले तो रीज़न है इट रिड्यूस डिस्टेंस बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सो यूरोप से लेके एशिया तक जाने का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है। डायरेक्ट सी रूट है ये बिटवीन लिवरपूल एंड कोलंबो। फ्यूल, टाइम, मनी, ये सब चीज़ें भी सेव करता है क्योंकि डायरेक्ट सी रूट है ये। देन 17 क्वेश्चन है द टीगेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट्स ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया आर बोथ वेरी हाई एंड स्टीडली इंक्रीजिंग ओवर टाइम। ये एक स्टेटमेंट दे रखी है बुक की, इसको हमें बताना है कि एक स्टेटमेंट कह के आ रही है, इसको हमें सब्सटेंशिएट करना है। सो द डिकेडल एंड एनुअल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन के जो हैं ये बहुत स्पीड से बढ़ रहे हैं टाइम के साथ। द डिकेड्स बिटवीन 1921 to 51 रिकॉर्डेड स्टीडी ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। क्यों इतनी ग्रोथ देखी गई है, क्योंकि इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन की वजह से जो डेथ रेट है, मॉर्टेलिटी रेट है, वो कम हो गया है क्योंकि इतनी फैसिलिटीज़ बढ़ गई हैं हेल्थ से रिलेटेड, इसलिए, ठीक है। लेकिन बर्थ रेट है वो हाई है। सो इस वजह से
जैसे कि मान लीजिए बर्थ रेट है और ये डेथ रेट है, तो बर्थ रेट तो बढ़ता ही जा रहा है जैसे था हमेशा से, लेकिन डेथ रेट कम हो गया। डेथ रेट कम क्यों हो गया? क्योंकि हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी खासी हो गई इसलिए। इन द नेक्स्ट 3 डिकेड्स 51 से लेके 81 तक इसको कहते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, क्योंकि यहाँ पे जो है डेथ रेट बहुत कम हो गया था और बर्थ रेट ऐसे ही था, जैसे बढ़ता ही जा रहा था बढ़ता ही जा रहा था। ठीक है, लोगों की जो लिविंग कंडीशन थी वो भी इम्प्रूव हो गई थी क्योंकि डेवलपमेंट बहुत अच्छी खासी हो गई थी। एंड माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन भी इसका रीज़न है, यानी कि जो बाहर के जो देश है, पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ से भी हमारे देश में आते हैं, तो इस वजह से भी पॉपुलेशन बढ़ती जाती है। सिंस 1981 टिल डेट, आज तक पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो बढ़ ही रहा है। ऑल्दो अ डाउनवर्ड ट्रेंड ऑफ CBR क्रूड बर्थ रेट हैज़ स्टार्टेड। सो 18 क्वेश्चन बोल रहा है कि जो वाटरशेड मैनेजमेंट है और रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, ये दोनों ही बहुत सही तरीके हैं वाटर को, सरफेस वाटर को बचाने के। सो हमें बताना है कि वाटरशेड मैनेजमेंट जो है वो रोकता है पानी की वेस्टेज, और जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर का लेवल जो कम होता जा रहा है उसको भी रिचार्ज करता है। हरियाली इसका एक वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिसका एम है रूरल पॉपुलेशन, कि गांव के लोग जो हैं वो पानी को कंजर्व कर पाएँ ताकि पीने के लिए, इरिगेशन के लिए, फिशरीज़ के लिए और एफॉरेस्टेशन के लिए। इसमें और 2-3 चीज़ें आती है जैसे कि कंजर्वेशन, रीजनरेशन एंड जुडिशियस यूज़ ऑफ ऑल रिसोर्सेज। फिर इसका एक और प्रोग्राम है नीरू मीरू, ये आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हुआ था। एंड एक और है राजस्थान में अरवरी पानी संसद, जहाँ पे दोनों में ही ये बोला हुआ है कि चेक डैम्स बनेंगे, पर्कुलेशन टैंक्स बनेंगे। देन नेक्स्ट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी कि पानी, बारिश का पानी इकट्ठा करना और उसको यूज़ करना बाकी कामों के लिए। सो ये ट्रेडिशनली यूज़ होता है इन रूरल एरियाज़। और ट्रेडिशनली कैसे होता है, जैसे बारिश का पानी कहाँ सेव कर लेते हैं, पॉन्ड्स में, लेक्स में गड्ढा वड्ढा करके, या इरिगेशन टैंक्स में, ऐसी ऐसी जगह सेव कर लेते हैं। राजस्थान में रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसको लोकली, मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो कुंड कहते हैं या टंका कहते हैं, और वो ज़्यादातर घर के पास होता है या गांव के पास होता है, ताकि जो पानी है, बारिश का पानी है, उसको सेव किया जाए। इससे क्या होता है, पानी की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़ जाती है और क्वांटिटी इंक्रीज़ होती है। इट इम्प्रूव्स क्वालिटी ऑफ ग्राउंड वाटर, और सॉइल इरोजन भी इससे रुकता है, और फ्लड आने की भी कोई टेंशन नहीं होती क्योंकि पानी तो आप सेव कर रहे हो इस वजह से। देन 19 है द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। ये जो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है ये प्रोवाइड करता है मोर सस्टेन्ड, इको फ्रेंडली और चीपर एनर्जी इफ़ द इनिशियल कॉस्ट इज़ टेकन केयर ऑफ। ये स्टेटमेंट भी बुक की है, ऐसे आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, इसलिए NCERT की रीडिंग ज़रूर कीजिए। सो इस स्टेटमेंट को हमें एग्जामिन करना है। सो नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं जैसे कि सोलर, विंड, टाइडल, जियोथर्मल, मतलब हवा, पानी, इन सब से जो एनर्जी ली जाती है दैट इज़ नॉन कन्वेंशनल। और ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये इको फ्रेंडली होते हैं। इन द लॉन्ग रन दे आर वेरी कॉस्ट इफेक्टिव। कुछ एनर्जीज ऐसे होती है जैसे कि विंड एनर्जी, सो ये पॉल्यूशन फ्री होती है, इससे कोई पॉल्यूशन वगैरह भी नहीं होता। और ओशन करेंट्स है, दे आर ऑल्सो स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी। बायो एनर्जी, ये इससे क्या होता है, बायो एनर्जी से क्या होता है कि इट रिड्यूस प्रेशर ऑन फ्यूल वुड्स, और जो फॉरेस्ट जो है वो सेव हो जाता है। देन जियोथर्मल एनर्जी जो है इट इज़ यूज फॉर इलेक्ट्रिक एनर्जी, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसको बाकी चीज़ों में यूज़ किया जाता है। सो इसलिए बता रहे हैं, ये सारी एक एक एनर्जी इन्होंने बता दी कि भाई ये यूजेस होते हैं, तो इसको आपको और अच्छे से लिखना है। ये तो बस आपको एक पॉइंट्स दे रही हूँ कि आएंगे क्या इसमें। देन बोला हुआ है कि डिस्क्राइब एनी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया। सो उसके 5 कैरेक्टरिस्टिक बताने हैं। सबसे पहला तो यही है कि इट इज़ कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नेशनल हाईवे तो नेशनली देखा जाएगा उसको, तो नेशनल गवर्नमेंट, सेंटर गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाता है और मेंटेन किया जाता है। इट इज़ मेंट फॉर इंटरस्टेट ट्रांसपोर्ट। इंटरस्टेट मतलब कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को कनेक्ट करता है ये। दे कनेक्ट
द सिटीज़ इन डिफरेंट पार्ट्स, स्टेट कैपिटल, मेजर सिटीज़, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, ये सारी चीज़ों को कनेक्ट करता है। इससे ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी हो जाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो जाता है। 1.7% ऑफ टोटल रोड लेंथ एंड 40% ऑफ रोड ट्रैफिक इन इंडिया। NHAI is entrusted with the responsibility of development, maintenance and operation of NH. सो अब हम क्वेश्चन पेपर 2017 के क्वेश्चंस करेंगे 5 मार्क्स वाले। सो इसका पहला क्वेश्चन है जो 5 मार्क्स का है, वो कहता है मेंशन एनी 4 मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991। सो मैं थोड़ा बहुत पहले आपको इस बारे में बता देती हूँ ये पॉलिसी है क्या। इस पॉलिसी में बेसिकली ये तय हुआ था, गवर्नमेंट ने ये तय किया था कि ये जो लाइसेंस वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्री अगर कोई बंदा खोलता है तो उसको लाइसेंस की ज़रूरत होती है, तो वो जो लाइसेंस है उनमें उसको पाने के लिए बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो उसमें थोड़ा बहुत उनको छूट दिया जाएगा कि मतलब इतना उनको थोड़ा इजीली लाइसेंस मिलेगा और उनको इंडस्ट्रीज़ खोलने में थोड़ी सी मदद की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। सो इसके क्या ऑब्जेक्टिव्स थे, इसको जब हम करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहला था लिबरलाइजिंग द इंडस्ट्री फ्रॉम द रेगुलेटरी डिवाइसेस सच एस लाइसेंस एंड कंट्रोल। सो इंडस्ट्रीज को लाइसेंस वगैरह से थोड़ी बहुत छूट दी गई। देन सेकंड है एनहांसिंग सपोर्ट टू द स्मॉल सेक्टर स्केल, जो छोटे सेक्टर्स की इंडस्ट्रीज होती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती है, उनको हेल्प करना, उनको सपोर्ट करना। देन थर्ड है इंक्रीजिंग कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ कॉमन मैन। सो कंपटीशन अगर होगा, मान लीजिए अगर एक कंपनी है जैसे कि सिर्फ एयरटेल है, अगर सिर्फ एयरटेल ही रहेगी हमारे पास तो उससे कितना हमें लॉस होगा, मतलब फिर वो अपनी मनमानी करेंगे, वो जितने मर्जी रेट बढ़ाएंगे, जितने मर्जी कम करेंगे, है ना। सो इस वजह से कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, वैरायटी होनी बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिसकी वजह से ये लोग अपने जो रेट्स हैं, प्लान है, वो ऊपर नीचे करते रहते हैं ताकि लोग इनके खरीदे। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। सो इंक्रीज़ करना कंपटीशन को ताकि जो एक आम आदमी है उसको बेनिफिट हो पाए। इंश्योरिंग रनिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस ऑन बिजनेस लाइन्स एंड कटिंग देयर लॉसेस, प्रोवाइडिंग मोर इंसेंटिव फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ द बैकवर्ड एरियाज। मोर इंसेंटिव देना, मोर हेल्प करना, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करना, सो दैट लोग बाग जो है वो अपनी इंडस्ट्री उन एरियाज़ में जाके खोले जो बहुत ही बैकवर्ड है। उससे क्या होगा, वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, रोज़गार मिलेगा और वहाँ पे भी थोड़ी डेवलपमेंट आएगी। देन इसी में आपका दूसरा क्वेश्चन है डिस्क्राइब द रोल ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन अचीविंग दीज पॉलिसीज़। सो इसके मैं जो पॉइंट्स आपको स्क्रीन पे आ रहे हैं ये बहुत ऐसे छोटे छोटे हैं, आपको ये बस ये नहीं लिखना है, ये सिर्फ हेडिंग्स हैं, आपको इसको और एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहला है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ फॉरेन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन मतलब वही होता है, पहले मैं बता देती हूँ होता क्या है। सो ग्लोबलाइजेशन मतलब यही है कि भाई दूसरी जो बाहर की कंट्रीज़ हैं उनकी कंपनीज़ हमारे यहाँ आएंगी और यहाँ पे अपनी शॉप्स वगैरह, अपनी कंपनीज़ खोलेंगी, ठीक है। जैसे कि आईफोन है वो बाहर का है लेकिन वो यहाँ इंडिया में भी यूज़ करते हैं काफ़ी सारे लोग, तो ये ग्लोबलाइजेशन ही है। सो ये जो है ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन टेक्नोलॉजी, ये सब वही है, बाहर की इन्वेस्टमेंट, बाहर की टेक्नोलॉजी, ओपन ट्रेड पॉलिसी और इंटरनेशनल कंपटीशन, ताकि प्रोडक्ट्स जो है वो ज़्यादा बेहतर हो पाएँ। देन 15 क्वेश्चन है, एक स्टेटमेंट दे दी है, बुक की स्टेटमेंट है। द साइज ऑफ टेरिटरी एंड पर कैपिटा इनकम आर नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का साइज़ और उसकी पर कैपिटा इनकम जो है वो इन ह्यूमन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यानी कि ऐसा नहीं कि अगर साइज़ जो है वो बड़ा होगा तो ह्यूमन डेवलपमेंट ज़्यादा होगी, ऐसा कुछ नहीं होता। इस लाइन को हमें सपोर्ट करना है, हमें बताना है एग्जांपल्स देके। सो हम कुछ कंट्रीज़ का एग्जांपल लेंगे, जैसे कि श्रीलंका हो गया, त्रिनिदाद। दीज कंट्रीज़ हैव हायर रैंक देन इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट। हालांकि इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, बट स्टिल इनका ह्यूमन डेवलपमेंट हमसे ज़्यादा है। अगर हम इंडिया के अंदर भी देखेंगे तो केरला जो है वो ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू पंजाब एंड गुजरात। हालांकि केरला का जो लो पर कैपिटा इनकम है वो कम है फिर भी। देन 16 क्वेश्चन है, हाउ इज़ माइग्रेशन अ रिस्पॉन्स टू द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ ओवर स्पेस, एक्सप्लेन द इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ माइग्रेशन इन इंडिया। सो
अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो हर जगह बराबर नहीं है। सो इसके लिए माइग्रेशन कैसे रिस्पॉन्सिबल है, उसके हमें इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है उसके जो परिणाम हैं वो हमें बताने हैं, इकोनॉमिक रिजल्ट क्या है उसके। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये एक प्लेस है और यहाँ पे एक प्लेस है, ये जो जगह है यहाँ पे इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अब लोग बाग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये जगह इस जगह के लिए भी ठीक नहीं है ये बात, क्योंकि यहाँ से लोग जाए जा रहे हैं, और इस जगह के लिए भी ठीक नहीं, क्योंकि यहाँ पे ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। इससे क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और बेनिफिट भी होता है फॉर द एरियाज़। अब इसका इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस देखते हैं, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। अ मेजर बेनिफिट फॉर द सोर्स रीजन इज़ द रेमिटेंस सेंड बाय माइग्रेंट्स। सो माइग्रेंट्स जो होते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पे लोग बाग, जैसे मैंने अपने को पहले एग्जांपल लिया था कि यहाँ पे जाते हैं, सो यहाँ पे जो लोग रहेंगे दे आर माइग्रेंट्स। ये लोग जब कमाते हैं सो यहाँ पे पैसे भिजवाते हैं। कभी कभार जैसे मान लीजिए ये एक अलग कंट्री है, ये एक अलग कंट्री है, तो इस कंट्री में पैसे भिजवा रहे हैं इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। सो ये भी एक सोर्स है फॉर फॉरेन एक्सचेंज। देन इन 2002 इंडिया रिसीव $11 बिलियन एज रेमिटेंस फ्रॉम इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। ये एक डेटा है। केरला, पंजाब, तमिलनाडु, दीज आर सम स्टेट्स विच रिसीव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ देयर फ्रॉम देयर इंटरनेशनल माइग्रेंट्स, क्योंकि ये कुछ स्टेट्स हैं जहाँ से ज़्यादातर लोग बाग जो हैं वो आउट ऑफ इंडिया जाते हैं। द अमाउंट ऑफ रेमिटेंस यानी कि जो पैसा है सेंट बाय इंटरनल माइग्रेंट इज़ वेरी मीट्स एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। तो जो बाहर के देश से लोग बाग भेजते हैं, हमारी कंट्री के ही हमारे लोग जो जाते हैं बाहर और वो अपने घर वालों को भेजते हैं पैसे, वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इंटरनल माइग्रेंट। इंटरनल माइग्रेंट भी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी ऑफ द सोर्स एरिया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, इन मॉडर्न टाइम्स इंटरनेशनल ट्रेड इज़ द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनली ट्रेड करना, इंटरनेशनली बिजनेस करना, ट्रेड मतलब बिजनेस करना, और इंटरनेशनल आउट ऑफ कंट्री, दूसरी कंट्रीज से बिजनेस करना, ये जो है दिस इज़ द बेसिस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। इस स्टेटमेंट को हमें बताना है एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहले इसका आंसर है स्पेशलाइजेशन इन प्रोडक्शन। इससे क्या होती है, प्रोडक्शन में स्पेशलाइजेशन हो जाती है, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन कंपेरेटिव एडवांटेज, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर्मेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। देन 18 क्वेश्चन है, रिव्यू एनी 5 मेजर अडॉप्टेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। सबसे पहला है इंटेंसिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग ओवर कल्टिवेटेड एरिया। कल्टिवेटेड एरिया जो है उसे इंक्रीज़ कर देना, बढ़ा देना, क्योंकि आपको पता ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा कि एरियाज़ जो होते हैं वेस्ट लैंड एरिया होते हैं, बेरन लैंड, कल्टिवेटेड लैंड, फॉरेस्ट, ये सब एरिया होते हैं। सो अगर हम कल्टिवेटेड एरिया को बढ़ा देंगे तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिट होगा। HYV सीड्स यूज़ करना, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। देन इरिगेशन फैसिलिटीज़ बढ़ा देना, क्योंकि हम हमेशा बारिश पे डिपेंड नहीं रह सकते, वो तो कभी भी होती है कभी नहीं होती है ना, इस वजह से इरिगेशन फैसिलिटीज़ को बढ़ा देना। मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना। ये सिर्फ हेडिंग्स, आपको इसको डिटेल में लिखना है। देन नेक्स्ट है क्लासीफाई इंटेंसिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर इनटू 2 कैटेगरी प्रैक्टिस इन द वर्ल्ड। तो 2 कैटेगरीज हैं इंटेंसिव सबसिस्टेंट एग्रीकल्चर की, आपको पता होना चाहिए, एंड देन आपको उसके बीच में डिफरेंस बताना है।